नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, आज मुंबई के स्टूडियो से, और आज हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं उन पाबंदियों पर जो पूरे देश में ऊपर से नीचे तक लागू की जा रही हैं। महाराष्ट्र में जैन समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने चिकन और मटन की दुकानों को 4 दिन बंद करवाने का फैसला लिया था, जो कि कोर्ट में हुई बहस के बाद घटाकर 2 दिन कर दिया गया है। अब पिछले 24 घंटे में इस पाबंदी में बहुत कुछ बदला है और कुछ नया भी घटित हुआ है। महाराष्ट्र में सरकार ने ये अब साफ कर दिया है कि मछली पर बैन लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जल से बाहर आते ही जान से हाथ धो बैठती है, इसलिए उसे काटा नहीं जाता, और जो काटा नहीं जाता वो इस पाबंदी का हिस्सा नहीं हो सकता है। आज सरकार के हवाले से यह भी साफ हो चुका है कि चिकन 2014 तक उस पाबंदी का हिस्सा नहीं था जो अब लागू की गई है, यानी मुर्गी ताजा ही इस पचड़े का शिकार हुई है। एक बड़ा बदलाव यह भी आया है कि एक समाज की भावनाओं का ख्याल रखने में छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे आई है। उसने पर्यूषण के दौरान मांसाहार बेचने वाली दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है और एक शब्द गणेश चतुर्थी का भी जोड़ दिया है, यानी गणेश जी के उपासकों की भावनाओं का भी अब छत्तीसगढ़ में खास ख्याल रखा जाएगा। पाबंदी जम्मू कश्मीर में भी लगाई गई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य को आदेश दिया है कि बीफ बैन को सख्ती से लागू किया जाए। महाराष्ट्र में बीफ बैन लागू है और यहां आए दिन इस बात को लेकर संघर्ष हो रहे हैं कि फला दुकान पर गौ मांस बिक रहा है या नहीं, या गौवंश मांस बिक रहा है या नहीं। कई बार गलत शिकायतें और गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कई बार सही भी। मांसाहार को लेकर 2 अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं पाबंदी की आज बढ़ी हुई इस फेहरिस्त से। मुंबई में ये पाबंदियां किस्म किस्म की हैं। हमने एक से ज्यादा बार वो स्टिंग ऑपरेशन करके ये साबित किया है कि कैसे मुंबई की शाकाहारी बहुतायत सोसाइटी में सिर्फ इसलिए भेदभाव हो रहा है कि कौन क्या खाता है। मकान किराए पर मिलेगा या नहीं, ये धर्म से भी ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो क्या हम खान पान के बहाने अपने अंदर के कट्टरपंथ को बाकी की जमातों को परोस रहे हैं? इसी बड़े सवाल पर आज हमारे साथ हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, वीएचपी से विनोद वंसल जी और कांग्रेस से संजय झा हैं, और सीएसडीएस के हिलाल अहमद भी हैं हमारे साथ इस पूरी बहस में। सबसे पहले बहस की शुरुआत या इस कार्यक्रम की शुरुआत सुधांशु जी आपसे करना चाहते हैं। कल बीजेपी की जो आधिकारिक लाइन थी जो हमारे कार्यक्रम में भी थी प्राइम टाइम में, उसमें कहा गया था कि देखिए महावीर स्वामी, मैं यहाँ पे किसी भी धर्म को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक जो बातचीत करी गई थी उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया था और एक तरीके से उनके सम्मान में हम कुछ दिन के लिए या कुछ वक्त के लिए अगर कत्ल खानों को बंद करते हैं या उन दुकानों को बंद करते हैं तो इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कदम आगे जाकर काम किया है। उसने गणेश चतुर्थी को इस पर्व की सूची में शामिल कर लिया है, जहां पर कत्ल खाने बंद रहने चाहिए, चिकन और मटन की दुकानें भी बंद रहनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे यह बात थोड़ी विचित्र सी लगती है कि आज यह बहस क्यों हो रही है। क्या यह व्यवस्था अभी शुरू हुई है? महाराष्ट्र में व्यवस्था 1964 से चल रही है, 50 साल पुरानी व्यवस्था है, और एनसीपी कांग्रेस की सरकार के समय में 2003 और 2004 में ये 2 दिन के प्रतिबंध को बढ़ाकर 4 दिन का किया गया, तो 11 साल पुरानी तो वो बात हो गई। नहीं, तकनीकी तो अचानक यह विषय इतना महत्वपूर्ण आया। अब दूसरा विषय सुधांशु जी, मैं सुधांशु जी बस आपके, चूंकि फैक्ट मैं मुंबई में बैठा हूं, इसके हो सकता है आपके पास वो तर्क ना पहुंच पाए हो, फैक्ट ना पहुंच पाए हो, लेकिन इस 4 दिन की नहीं थी, हमेशा से 1 दिन या 2 दिन की थी। 1 दिन की पहले 1964 से मौजूद थी और उसके बाद उसे 2 दिन का कर दिया गया था। कांग्रेस के वक्त में ही किया था और कांग्रेस ने किया था, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात सही है, लेकिन वो 4 दिन नहीं थी। 4 दिन की कोशिश बीजेपी की सरकार कर रही जी। मैं उस विषय पे आ रहा हूं। अब देखिए, अहमदाबाद में, गुजरात में दशकों से चल रहा है, छत्तीसगढ़ में यह विषय 6 साल से चल रहा है। अचानक यह विषय क्यों उभर के आया? तो अब मैं यह पूछना चाहता हूं, यहां पर बहस का मुख्य विषय यह है कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं, या मुख्य विषय यह है कि 2 दिन, 4 दिन या 8 दिन? यह मैं अपने विरोधियों से जानना चाहता हूं। यदि बिल्कुल संख्यात्मक विषय है या सिद्धांत रूप में आप इसके खिलाफ हैं। अगर सिद्धांत रूप में खिलाफ है तो उसका सिद्धांतशाह उत्तर दिया जा सकता है, और यदि केवल न्यूमेरिक की बात है तो न्यूमेरिक उत्तर दिया सकता है। अब जैसे 8 या 9 दिन की पाबंदी अहमदाबाद में है, जिसको 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने 8 दिन का सही ठहराया था, शायद वहां की लोकल परिस्थितियों बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है मेरे सामने। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक सेकंड, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 दिन का ही करने का निर्णय लिया है, और मेरी जानकारी के अनुसार उसकी अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया में है।
अच्छा सुधांशु जी, हो सकता है आपकी सूचना भी सही हो, लेकिन मेरे पास जो सूचना है, जो कि आधिकारिक हमारे पास हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने भेजी थी, और उसमें बाकायदा मैंने ये सवाल आपसे करने के पहले इस बात की तस्दीक की थी कि उसमें गणेश चतुर्थी लिखा है या नहीं। वो कागज मैंने देखा है, इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि गणेश चतुर्थी आपने नया ऐड किया है उसमें। अब आपके जो छत्तीसगढ़ आपकी सरकार है वहां पर उसने गणेश चतुर्थी के दिन भी इसके ये जो तमाम मांसाहार की दुकानें हैं उनको बंद रखने का फैसला लिया है। तो बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या अब आप गणेश चतुर्थी को भी शामिल करेंगे? तो फिर अगर गणेश चतुर्थी के सबसे बड़े उपासक महाराष्ट्र में हैं, तो यहां पर वो उस तरीके की पाबंदी बीजेपी क्यों नहीं लागू करना चाहेगी? और फिर बाकी के राज्यों में और दूसरे बड़े धर्म के बजरंगबली का भी एक हो सकता है कि हनुमान जयंती के दिन हम इस तरीके की पाबंदी की मांग करें। तो क्या ऐसी पाबंदियों को आप जोड़ते चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार की बहानी ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए अभिषेक जी, जहां पे जो समुदाय बहुमत में होता है, जैसे गणेश चतुर्थी का समय आता है, तो महाराष्ट्र में मेरा मानना है कि जो नित्य प्रति मीट खाने वाले हिंदू भी होते हैं वो भी नवरात्र और गणेश चतुर्थी में नहीं खाते हैं। अपने आप सेल डाउन हो जाती है, और वो ये भी नहीं चाहते कि मेरे सामने खाया जाए। अपने आप सेल इतनी डाउन हो जाती है कि उन दिनों में आदमी उसका बिजनेस नहीं करता है। अब जो अल्पसंख्यक पड़ गए किसी कारणवश, उनके लिए समस्या आती है। और जहां तक हमारे विरोधियों हैं, तो मैं एक तथ्य और याद दिलाना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि मीट पर कोई खाने प्रतिबंध नहीं, घर में बनाइए खाइए, सिर्फ सार्वजनिक अभिव्यक्ति के ऊपर है, उसमें आपको आपत्ति नजर आ रही है। तो केरल के मालबार में कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, मल्लापुरम जिले के, बाकायदा सरकार के आदेशानुसार पूरे रमजान के महीने में मिड डे मील रोक दिया गया। अब ये बताइए, मिड डे मील मतलब पूरा खाना ही मत खाइए, चाहे बेचारे 10 छात्र भी ऐसे होंगे। और मिड डे मील किन छात्रों के लिए होता है? जिनके पास घर में भी ढंग का खाना उपलब्ध नहीं होता है। मगर किसी मीडिया तो कश्मीर की बात फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि देखिए, और आप केरल की बात करने को तैयार हैं सुधांशु जी, यहां पर कश्मीर की बात करिए ना। को उठाकर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाना थोड़ा मुझे युक्ति संगत नहीं लगता है। और अगर युक्ति संगत है तो पूरे 1 महीने के बैन की भी चर्चा करिए। अच्छा देखिए, मैं आपकी बात को आप केरल तक लेके जा रहे हैं, तो मैं कश्मीर का मुद्दा भी उठा दूं, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा आज भले ही अदालत के मार्फत से ही लागू हो रहा है, लेकिन वहां पर भी बीफ बैन की बात हो रही है। और उसको लेकर आपकी जो सहयोगी पार्टी है जिसके साथ आप सत्ता में है, पीडीपी, उसका अभी तक रुख साफ नहीं हुआ है कि वो इसके पक्ष में है या विरोध में है। क्योंकि ये मामला, देखिए, मामला इसलिए नहीं उठ रहा है कि आपके हिसाब से ये युक्ति संगत है या नहीं, इसलिए उठ रहा है कि खान पान का जो अधिकार है उसमें सरकारों का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए, सरकार की अधिसूचनाओं का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए, वो गणेश चतुर्थी के दिन होना चाहिए नहीं, या पर्युषण के पर्व के दौरान होना या चाहिए या नहीं, 1 दिन का होना चाहिए या 8 दिन का होना चाहिए, सरकारें तय करेंगी या फिर जनता या समाज अब तक जिस तरीके से तय करती आ रही है उस तरीके से तय होना चाहिए? अभिषेक जी, एक वाक्य का संशोधन करूंगा। सरकार ने खान पान शब्द कहीं नहीं प्रयोग किया है। क्या खाए ना, उन्होंने हिंसा वाली बात कही है। स्लॉटर, वध करना उचित है या नहीं, सिर्फ इसमें कहा है, भाई वध नहीं होना चाहिए। आप घर में करिए, खाइए, बाहर से खरीद के लाइए, पैक्ड रखा हुआ है, खाइए। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि हम खान पान को नियंत्रित कर रहे हैं। कुछ धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर उस चीज को, जिसको कुछ समुदायों को लगता है कि हिंसा की बात, जैसे उदाहरण के लिए बौद्ध और जैन दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय हैं और ये लोग घोर अहिंसावादी हैं। अब बकरीद का समय आता तो 2-3 दिन इनको सार्वजनिक हिंसा दिखती, परंतु ये संयम रखते हैं कि भाई दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाओं के अनुसार ये ठीक है, आप 3 दिन का संयम रखिए। उसी प्रकार से यदि ओपन पब्लिक स्लॉटर को 2-3 दिन के लिए या कुछ दिन के लिए संयम रखना पड़ता है, तो छोटी सी माइनॉरिटी है, उसका भी कहीं पे भी पब्लिक स्लॉटर तो नहीं होता है। देखिए सुधांशु जी, आप भी मानिए कि स्लॉटर हाउस बंद करने का आप आदेश दे रहे हैं, दुकानों को, जो कि एस्टेब्लिशमेंट, आज मुंबई हाईकोर्ट में जो बहस हुई उसमें एक बड़ा पक्ष सरकार, हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया कि जो खरीदने का अधिकार है उस पर सरकार इस तरीके की पाबंदियां क्यों लगा रही है, और जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है मुंबई, उसमें इस तरीके की क्या आप लोगों को चॉइस का अधिकार नहीं देंगे, लोगों को आप चुनने का अधिकार नहीं देंगे? इसको लेकर एक बड़ी बहस है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, आपसे ये जानना जरूर समझूंगा कि क्या मछली नॉनवेज है या नहीं है, और उसको लेकर बीजेपी के क्या तर्क हैं, क्योंकि आज अदालत में काफी अजीब सी स्थिति थी मछली को लेकर के। फिश नॉन वेजिटेरियन में मानी जाए, ना मानी जाए, और मानी जाए तो फिर उस पर रोक क्यों नहीं लगे? हिलाल, आपसे समझना चाहता हूं कि इसके पहले कि मैं संजय झा के पास चलता हूं। संजय, आज आप
अभी त्रिवेदी जी कह रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस के वक्त से ये सब कुछ लागू हुआ, लेकिन आप लोगों का भी रुख कभी भी साफ नहीं रहा है इसको लेकर के, क्योंकि ये 2014 में जब चिकन पर बैन शुरू हुआ था तो वो आप लोगों ने लागू किया था, उसके पहले ये लागू नहीं था, उसके पहले सिर्फ सिंबॉलिक था। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि आज इसके बारे में हम यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज इतना वाद विवाद, आज इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। देखिए, आपने 2004 की भी जो आपने सर्कुलर के बारे में पिछले 2 दिन से चर्चा हो रहा है कि वहाँ पर भी 2 दिन का उस पर पाबंदी लगी हुई थी, उसको किसी ने लागू नहीं किया था। अंत में देखिए, ये एक यदि धर्म या कोई समाज के लोग ने कोई यदि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप यदि हम इस चीज़ से नाखुश हैं, आप यहाँ पर मीट पर पाबंदी कीजिए, तो उसका किसी भी लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल उसको सुनती है, कहती है ठीक है, हम उस पर संवेदनशील तरीके से कुछ कदम उठाएंगे। परंतु देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अभिषेक जी, और यही मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज यदि आप बीफ बैन, मीट बैन को देखिएगा तो कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ऐसी बातों पर हम हंसते थे कि ये क्या बात है, ये क्या बात है। आज ये सब गंभीर विषय हो चुकी है, क्योंकि इस पर मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, धीरे धीरे बदलाव जो समाज में मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लाने की कोशिश कर रही है, वो धीरे धीरे करते हैं। आज मीट पर हो गया, बीफ हुआ, मीट हुआ, कल मछली पर, फिर अंडे पर, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रश्न पूछा है, इन्होंने कुछ और जवाब दिया है। लेकिन आप यदि शिक्षा को देखिए, मनोरंजन को देखिए, एफटीआई को देखिए, मैं समझता हूं कि धीरे धीरे एक हिंदुत्व इकोसिस्टम देश में बनाया जा रहा है, और धर्म को लेके, जाति को लेके, और मैं समझता हूं कल आपने प्रधानमंत्री का भी भाषण सुना होगा, उन्होंने हिंदी बहुत जोर किया। हिंदी हमारे एक बहुत ही पॉपुलर, एक लोकप्रिय लैंग्वेज है, लेकिन एक तरीके से सांस्कृतिक एक नेशनलिज्म का जो एक कल्चर है, वो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री के भाषण को ला रहे, देखिए मूल मुद्दा यहाँ पर था कि क्या खान पान का अधिकार हमारी व्यक्तिगत निजी जो स्वतंत्रता है, आजादी है, उससे जुड़ा हुआ है। बीएचपी के बंसल साहब हमारे साथ है। बंसल जी, क्या गणेश चतुर्थी को जब एक सरकार, जिसको आपके परिवार की सरकार है, वो कहती है कि गणेश चतुर्थी के दिन भी इस तरीके का बैन लागू रहना चाहिए, जिस दिन आपको लगता है कि ये बहुत सारी भावनाओं के मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी यानी कि बहुतायत ऐसा चाहती है? नहीं अभिषेक जी, देखिए सुधांशु जी ने इस बात का जो उत्तर पहले दे दिया, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात एक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए अपने WHO की भी रिपोर्ट है, वो ये है कि भाई मांसाहार के कारण कितने नुकसान हो रहे हैं, और उससे जो हेल्थ हैजार्ड जो पैदा हो रहे हैं उसको रोकने के लिए शाकाहार की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। अब उसमें देखिए कि अभी जो कोपेनहेगन में भी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे खुद पर्यावरण मंत्री जो भारत से गए थे, उन्होंने साफ कहा था कि अगर बीफ ईटिंग बंद हो जाए तो विश्व पर्यावरण में बहुत बड़ा इजाफा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर हम जो है पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे। अब अगर मान लो जहां टेम्परेरी प्रतिबंध की बात हो रही है, प्रतिबंध भी नहीं कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं देखो, एक दूसरे की संविधान में एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना इस भारत की परंपरा रही है। अगर मुसलमान सपोज कोई सेलिब्रेशन करते हैं, हर शुक्रवार को जब नमाज होती है तो पूरे रास्ते को घेर दिया जाता है, बस्ती में रहने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, आवाजाही में दिक्कत होती है। फिर देखिए, ये आपका एजेंडा है, ये एजेंडा फिर सभी धर्मों पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं मुंबई में किस तरीके से तमाम धर्मों से परेशान हूं, मैं तो कोई एक धर्म से परेशान नहीं हूं। आप सिर्फ एक धर्म का नाम लेना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं तमाम धर्म का मैं अनुयायी हो सकता हूं, वो धर्म भी उसी रास्ते पर है, वो सड़क पर पंडाल लगा के नहीं, जुलूस नहीं निकाल रहा है। बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि ये जनरल जो एक थ्योरी है, अगर मान लो जैन समाज का कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, कोई मान लो फंक्शन है, और वास्तव में दुनिया को पता है कि वो अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसे केस में अगर मान लो हम 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर मान लो हिंसा का रास्ता छोड़ दें, जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश के आजादी के बाद में अगर पहला कानून कोई बनेगा तो मैं मांसाहार को रोकूंगा, गौ हत्या को रोकूंगा। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान में लिए गए, उसमें तो फिर शराब पर पाबंदी भी होनी चाहिए। और अभी मैं कहता हूं ये बहस, अभिषेक जी बस एक मिनट और, मैं कह रहा हूं कि इस बहस को बजाय इस बात के लिए कभी मांसाहार पर प्रतिबंध क्यों लगा, इसकी जगह शाकाहार के अच्छे वैल्यूज बताते, उसके जो अच्छे फायदे बताते, तो निश्चित रूप से देश के स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक पहल होती उसमें।
और दूसरी बात यह कि देखिए आपसी जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, जहां स्थानीय लेवल पर मान लो किसी कॉर्पोरेशन ने कोई बंदिश लगाई कि भाई इसको आप रोक लीजिए, तो 5 दिन के लिए, 4 दिन में, 2 दिन में कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज को। भाई देखिए नहीं, लेकिन देखिए ये बढ़ता जा रहा है। बंसल जी, ये सुधांशु जी, मैं आपको लेके आना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि पहले बीफ बैन बंद हुआ महाराष्ट्र में बीफ बंद हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे, अब हालत महाराष्ट्र में ये है कि कई बार ऐसी जगहों पर भी छापे पड़ने लगे हैं गलत सूचनाओं के आधार पर, जहां पर किसी और किस्म का मांस बेचा जा रहा है, बल्कि उसको बताया जा रहा है कि वहां पर बीफ बेचा जा रहा है, और उसकी वजह से लोगों के रोजगार पर संकट हो रहा है। मराठवाड़ा में सूखा है, जो हिंदू या मुसलमान तमाम लोग इस किस्म के मांसाहार का प्रयोग करते थे, और उसकी वजह से अब पशुधन बेचने कहां जाएं, ये बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जो प्रतिबंध है या पाबंदियां हैं, वो उसकी जो रेंज है वो बढ़ती चली जा रही है। मराठी परिवार को महाराष्ट्र में, मुंबई में इसलिए उसके ऊपर हमला हो जाता है मुंबई के बीचों बीच, क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलता है क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो पाबंदियां, ये जो माहौल है, इससे असर लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पड़ रहा है। नहीं, घर नहीं मिलना तो वो तो अपनी बात है। एक बात आपने कही किसी नियम के दुरुपयोग की, तो मैं मानता हूं दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, परंतु यह भी यथार्थ है कि फिर सिर्फ आप एक ही नियम क्यों कह रहे हैं, तमाम प्रावधान ऐसे हैं, लगभग सभी प्रावधानों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, इसलिए एक प्रावधान को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई मकान मालिक अपने को इस ढंग से कर रहा है, उस चीज को आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं, मैं यह भी उचित नहीं मानता हूं। अरे तमाम लोग तो यह भी कहते हैं आप म्यूजिक नहीं बजाएंगे, तो आप कह देंगे साहब हमारी उस स्वतंत्रता का हनन हो गया। अब तीसरी बात पे आता हूं। देखिए, कुछ महीने पहले जब बीफ बैन का विषय आया था, तब यहीं पर हम लोग बैठ के ऐसा बहस करते थे कि जैसे मुस्लिम समुदाय का या धार्मिक अधिकार का हनन हो रहा है बीफ पर बैन लगा के। और अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने एक विज्ञापन के आपत्ति में कहा कि भाई गाय का तो कुरान में उल्लेख ही नहीं है, और यदि उल्लेख है तो सिर्फ हदीस में उल्लेख है, जिसमें कि उन्होंने पॉजिटिव कहा। अब आखिर में याद करिए 6 महीना पहले हम किस बात की सांप्रदायिक बहस कर रहे थे। हाँ, नहीं, एक ऐसे मुद्दे को लेके आ रहे हैं जो दरअसल बहस थी नहीं। मैं देखिए तथ्यात्मक बात मैं भी कर रहा हूँ, सुधांशु जी, तथ्यात्मक बात मैं भी कर रहा हूँ कि दरअसल महाराष्ट्र में कभी भी गाय की हत्या होती नहीं थी। मुंबई में गाय की हत्या विनोबा भावे के वक्त से बंद थी, और यहाँ पर वो उसका सेवन नहीं किया जाता था। आपने जो परिभाषा बढ़ाई है, उसमें बैल को शामिल किया है, उसमें बछड़े को शामिल किया है, उसमें एक ऐसे पशुधन को भी शामिल किया है इस्तेमाल नहीं होता था। मैं आपसे कहूंगा, नहीं मान्यवर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूरे मुगल काल में औरंगजेब के समय तक गाय का वध ओपनली अलाउड नहीं था, रिस्ट्रिक्शन में अलाउड था। बाबर ने अपनी वसीयत में लिखा हुमायूं के नाम पे कि इस मुल्क में तुम 2 ही काम कर सकते हो, या तो पब्लिकली गाय का मांस खा लो या रियाया के दिलों पर हुकूमत कर लो। मगर सुधांशु जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, महाराष्ट्र में वो नहीं हो रहा था, उसको आपने इस तरीके तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की सरकार, मैं उस जमाने की बात नहीं, यहीं पर आपकी सरकार आने के बाद जिसको गौ की गई। ठीक है सुधांशु जी, थोड़ा सा तकनीकी सुधार आप कर लीजिए, क्योंकि मैं इस मुद्दे को कवर कर रहा हूं। मैं आपसे बस ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप जिसे इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में गौ हत्या का बंद की गई है, दरअसल गौ हत्या बहुत सालों से बंद है। यहाँ पर आपने उसकी जो परिभाषा है उसको बड़ा किया है, उसमें आपने बछड़े और बैल और बाकी के जो गौवंश है उसको जोड़ दिया। सरकार थी, बसपा ने बैन किया था, ये पहली बार बैन नहीं हुआ है। उड़ीसा में कांग्रेस के जमाने में बैन हुआ है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा सपा तीनों सरकारों में बैन रहा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये आप इस तरह के इश्यूज को उठाकर जो बीजेपी के साथ चस्पा करते हैं, यह सही नहीं है, यह तथ्यात्मक नहीं है। किया उन्होंने, और जवाब हमसे चाहिए। सन 64 से प्रतिबंध उनसे चल रहा है, जवाब हमसे चाहिए। बिल्कुल, ये बात थोड़ी नहीं, मैं आप देखिए ये कांग्रेस के ऊपर भी है। दरअसल पाबंदियां आप दोनों को अच्छी लगती है, लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो वो पाबंदी इनकी खराब लगने लगती है और किसी और की खराब अच्छी लगने लगती है। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद फिर मैं लाल कहना चाहूंगा। देखिए अभिषेक जी, मैं यही कहना चाहता था कि यदि आज मांस या खाने पर यदि इतनी राजनीति हो रही है, और हम सब जानते हैं कि ये रणनीति राजनीतिक है, पूरी तरीके से राजनीतिक है। अब इसमें इसको शुरुआत किसने किया था? अब आपको मैं याद दिलाऊंगा कि शुरुआत आपने की थी संजय जी, आप क्यों मान नहीं रहे कि शुरुआत कांग्रेस ने की थी? इसमें अभिषेक जी जरा खत्म, एक मिनट मुझे खत्म कर लीजिए। प्रधानमंत्री उस समय जब वो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने गुलाबी क्रांति के बारे में बात किया था। क्यों किया था? आज कितनी अजीब बात है कि वो पिंक रेवोल्यूशन जहां पर उन्होंने भाषण दिया, आप देखिए वो भाषण के वहां पर दर्शक कौन थे।
उनका देखिए पूरा जो ये रुख रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहे इस बात को जितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश करे, ये सच्चाई है और ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सब मिले हुए हैं। आरएसएस संजय जी, आपकी बात वही बार-बार आप वहीं पे प्रधानमंत्री के पास आ जा रहे हैं। संजय जी, आप प्रधानमंत्री के पास आ रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसा हम आजादी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कदम उठाते हैं उसके बारे में केंद्र में उनको मालूम नहीं क्यों उठा रहे हैं? आज कितनी अजीब बात है कि जब ऐसे विषय पर इतना चर्चा हो रहा है, आज संजय जी आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। हम हिलाल के पास चलते हैं। हिलाल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके पास मैंने ये पिछली बार भी उस बहस का हिस्सा थे जब हमने महाराष्ट्र में ये कानून की बात की थी, बीफ बैन को लेकर बात की थी। मैं आपसे 2-3 चीजें समझना चाहता हूं। आज तो एक तो ये कि आज अदालत का रुख भी, भले ही हम अदालत की तौहीन नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम एक तरीके से पाखंडी समाज के निर्माण में हम तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें अदालत खुद साफ नहीं है कि किस चीज पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज जब वो महाराष्ट्र सरकार से सवाल कर रही थी, अदालत के निर्णय को पाखंड नहीं कह सकते अभिषेक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे देखिए, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल उसकी सफाई दे रहा हूं। क्या हम एक ऐसी समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें पाखंड को प्रमोट किया जा रहा है? क्या उसका, देखिए अभिषेक जी, अरे अभी देखिए विनोद जी, हिलाल को जवाब दे लेने दीजिए। देखिए, बैन का जो विरोध किया है वो अलगाववादियों ने किया है और हम उसको ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। बंसल जी, पूरी जगहों पर भी विरोध हो रहा है, तो सब तमाम बहुत सारे लोग खाते हैं उसमें, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल है। उसको एक धर्म से मत जोड़िए। देखिए, खाने पीने के अधिकार को धर्मों से ना जोड़ा जाए, यही तो बात करने के लिए हमने आपको बुलाया है। हिलाल, आपसे समझना चाहेंगे कि आज जब अदालत में ये बहस चल रही थी तो महाराष्ट्र की सरकार से अदालत ने पूछा कि ये मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में क्या इतने दिनों का बैन होना चाहिए? तो महाराष्ट्र की सरकार का जवाब था कि देखिए, मछली पर पाबंदी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उसका तो वध नहीं होता, वो तो जल से बाहर आती है और मर जाती है, इसलिए उसको हम उसकी हत्या नहीं मान सकते हैं, इसलिए उस पर पाबंदी नहीं लगाई है। हम अंडे पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अंडे का भी मामला वैसा है। लेकिन वही अदालत जब बीफ का मामला आता है तो किसी और तरीके से व्यवहार करती है। क्या हम लगातार, आज जस्टिस काटजू ने भी, जिन्होंने 2008 का फैसला लिया था अहमदाबाद में जो पाबंदी लगाई गई थी बूचड़खानों पर, उसके बारे में अपने ब्लॉग में सफाई भी दी है कि उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं कि मैंने जो फैसले लिए हो वो सही रहे हो, उनको ऊपर उनकी आलोचना का अधिकार होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम बहुत सारी चीजों को गड्ढमगड्ढ कर रहे हैं और वहां पर हमारे अंदर भी, दिमाग में भी सफाई नहीं कि हम क्या चाहते हैं? मैं 2 बात, पहले थोड़ा सा विषयांतर चाहता हूं। ये इस देश की विडंबना है कि हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं, बहस आरक्षण पर होती है। हमारे देश में खाने को रोटी नहीं है और हम खाने की चॉइसेस पे बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आप किसी भी आकलन के अनुसार इस देश में जो गरीबी रेखा है उसका मापदंड कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इस देश का एक बहुत बड़ा तबका केवल एक समय में खाना खाता है। तो उसकी चॉइसेस के बारे में तो खैर हम चर्चा करेंगे नहीं, हम तो पेट भरों की चॉइसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा विषयांतर था और मुझे लगता है अपनी बात कहने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पूरी राजनीति, इसका विशुद्ध राजनीतिक विश्लेषण होना चाहिए। और विशेष मैं ये हिंदुत्व वगैरह वाली बात से सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को आरएसएस और हिंदुत्व पर लाकर हम रिड्यूस कर दें और कह दें कि बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार सब एक ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़े ब्राह्मणवाद का प्रतीक है। ये सारी बातें जो आपने पाखंड शब्द का इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं पर ब्राह्मणवाद से प्रेरित है। और ये ब्राह्मणवाद ये 19वीं सदी या 20वीं सदी का ब्राह्मणवाद नहीं है, ये नए किस्म का ब्राह्मणवाद है। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलता है, जैसे अभी विनोद जी ने भी कहा कि शाकाहार को बढ़ावा देना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जब ये बात करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है स्थानीय को, जो बिल्कुल लोकल है। और ये भूल जाता है, विनोद जी आपकी बात में बोला नहीं था, मैं बोलने आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, पहले आप सुन लीजिए, ठीक है? ये बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए कि हम सुनने की आदत डालें। विरोध करना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे संविधान के अनुसार मुझे अपनी बात कहने का हक है। आपकी बात के समय मैं बिल्कुल नहीं बोला था, अभी तक मैं भी नहीं बोला था। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, विनोद जी बोलने दीजिए। विनोद जी आपको भी मौका मिल रहा है। मैंने बोला नहीं भाई साहब, जबरदस्ती पहले इनको एंटीसिपेशन हो गया। नहीं, चलिए हिलाल था वो, छोड़ दे मुझे, तो मुझे कुछ नहीं। बहरहाल मैं दोबारा इस पर चलता हूँ।
ये एक देखिए, ये मजहब जब अभी जो तीनों तरह के जो तर्क दिए गए हैं उसमें एक तर्क संवेदनाओं का है, दूसरा तर्क जो है बहुमत का है, जिसको कि जो विनोद जी हैं वो आगे मुसलमान तक शब्द उन्होंने मुसलमान का इस्तेमाल कर लिया। तीसरी बात जो है वो ऐतिहासिक आती चली गई। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो ये राजनीति खेली कैसी जा रही है? राजनीति इसके 3 स्तर हैं। इस जो पूरी बीफ से लेकर मीट तक की जो पूरी राजनीति है जो भारत में खेली जा रही है आजकल, वो सेफ्टी वॉल्व की राजनीति है कि आप आसाम की बाढ़ को भूल जाइए, आप जो है देश की गिरती आर्थिक स्थिति को भूल जाइए और बहस इस पर शुरू कर दीजिए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। और उसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर सबका साथ सबका विकास, जो सबसे ऊपर बैठा रहता है और वहां से कोई भी आपका एक्सप्लेनेशन, इतने बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता। जो दूसरा स्तर है वो एक अलग किस्म की भाषा बोलता है, वो ये कहता है कि ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो कि होनी ही थी। और बिल्कुल तीसरा स्तर जहां पर विनोद जी आते हैं, साक्षी महाराज आते हैं, वो बिल्कुल उस तरह की बातचीत शुरू कर देते हैं जो किसको कि मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, उकसाना और भड़काना होता है। तो अभी तक तो उकसाना और भड़काना, एक मिनट आप सुन तो लीजिए। तो ये उकसाने और भड़काने की राजनीति के 3 स्तर हैं। फायदा जो है वो इस तरह के विमर्श से ऊपर पहुंचता है। और जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और दूसरी पार्टीज के जो प्रतिनिधि हैं, वो क्योंकि इस उलझाव में उलझना चाहते हैं, उनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है।